मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक गांव से है और ये वाक़या इस वक्त का है जब मेरी उम्र 15 साल थी और साल 2008 था। हम शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहते थे। घरेलू झगड़ों से तंग आकर मेरे वालिद एक करीबी कस्बे में शिफ्ट हो गए। मेरे फादर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते थे। इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक क्वार्टर मिल गया। ये इलाका बहुत बड़ा सिटी न था और गांव की तरह बैकवर्ड भी न था। यहाँ सब सहूलियात थीं। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है ज़िंदगी की। हम 3 बहन भाई थे। मेरा बड़ा भाई और बहन कॉलेज एजुकेशन के लिए मेरी खाला के पास चले गए। मैं घर में अकेला बच्चा रह गया था। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो ये घर बिल्कुल वीरान था। फादर ने इस घर में काफ़ी काम करवाया। नेबर्स ने बताया कि ये घर किसी को भी अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से 20 साल से खाली था। हमने इस घर को रीन्यू किया। ये घर बहुत बड़ा था, 3 बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा सहन और बरामदा। इस घर में जाते ही हमें वहशत सी आने लगी। इस घर के सहन में दरख्त भी थे। कुछ दरख्तों को कटवा दिया और 1-2 रहने दिए। बड़ा सहन देखकर अम्मी ने वहाँ खूबसूरत लॉन बनाया। कुछ दिन गुजरे कि अम्मी ने अब्बू से कहा कि यहाँ कुछ वज़नी चीज़ों का एहसास होता है। अब्बू ने कहा कि काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, तो हो सकता है ऐसा हो। तुम ऐसा करो कि कुरान ख्वानी करवा लो। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन हमारे घर के सहन में खून के छींटे नजर आए। अम्मी ने अगेन अब्बू को बताया कि सहन में झाड़ू देते वक्त ऐसा देखा गया है। हमें कुछ करना चाहिए इससे पहले कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा तंग करने लगे। अब्बू ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उन्होंने एक पीर साहब से राब्ता किया जो कि आस-पास के गांव में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। वो पीर साहब हमारे घर आए और कहा कि आप लोगों का शक ठीक है, ये घर काफ़ी अरसे से वीरान था, इस वजह से यहाँ पूरी फैमिली आबाद है, जिसमें बच्चे भी हैं और बड़े जन्नात भी शामिल हैं। उन्होंने अम्मी को कहा कि आपने हर जुमेरात को 1 किलो गोश्त किसी वीरान जगह पर फेंक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना और सहन के हर कोने में दिए रोशन करने हैं। खैर अम्मी ने ये सब करना शुरू कर दिया। हर जुमेरात जब अम्मी दिए जलाती तो मैं अपने रूम की खिड़की से इन दियों को जलता देखता। 2-3 महीनों तक यही सब चलता रहा। एक दिन मेरा भाई और बहन खाला के घर से वापस आ गए। मेरे बड़े भाई को कंप्यूटर और गेमिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैंने और भाई ने रात देर तक गेम खेली और 12 बजे के करीब मेरी आंख लग गई। भाई गेम खेल रहा था और रात के 3 बज रहे थे और रूम की लाइट ऑन थी। मेरा भाई ऊंची आवाज़ में हंस रहा था। मेरी आंख फौरन खुल गई। मैंने जब भाई की तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये कोई फनी मूवी देख रहा है, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मैं हैरान था कि इतनी देर में पेरेंट्स आ गए। अब्बू ने उसे बेड पर लेटाया, लेकिन वो मुसलसल हंसता जा रहा था। अम्मी ने इस पर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो चुप हो गया। हमें लगा कि अब वो नॉर्मल हो गया है, और था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अब वो हंस नहीं रहा था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसकी आंखों में पानी था जो कि खुश्क नहीं हो रहा था। अब्बू काफ़ी समझदार थे। इन्हें इन चीज़ों का इल्म था, क्योंकि मेरे दादा हकीम और आलिम थे। इस वजह से मेरे वालिद को इन सब का इल्म था। उन्होंने मेरे मामू को कॉल की जो गांव में ही रहते थे। मामू आधे घंटे तक एक वैगन लेकर हमारे घर आ गए। अब्बू ने कहा कि सब गाड़ी में बैठो, क्योंकि घर किसी को भी छोड़कर नहीं जा सकते। हम भाई को लेकर इन पीर साहब के घर गए। 5 बजे का वक्त था। भाई के ऊपर काले रंग की चादर दी हुई थी और अम्मी अब्बू मुसलसल कुरानी विर्द कर रहे थे। मेरा भाई बिना आंख झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों में ऐसा गुस्सा था जैसे मैंने इसको कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। खैर हम पीर साहब के यहाँ पहुँचे। पीर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भाई को लेकर एक रूम में चले गए। मैंने वहाँ अजीबो गरीब चीज़ें देखीं। बड़ी बड़ी बोतल दरख्त पर लटकी और घुंघरू, ये सब डर में मज़ीद इजाफा कर रही थी। मेरी बहन भी बहुत डरी हुई थी और वो रो रही थी। कुछ देर के बाद हमें इस कमरे से ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ें आने लगीं। हम सब गाड़ी में ही बैठे थे। गर्मियों के दिन थे। कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं। हमने देखा कि मेरे मामू चादर में भाई को लिपटा हुआ लेकर आ रहे हैं और गाड़ी की तरफ ही आ रहे हैं, और अब्बू पीर साहब के पास खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। इतनी देर में सुबह हो चुकी थी और डर का जोर भी टूट चुका था। अम्मी ने कुछ पूछना चाहा तो अब्बू ने कहा कि सब ठीक हो गया है, घर जाकर बात करते हैं।
ان کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ہم گھر پہنچے تو بھائی نارمل تھا۔ بھائی کو ناشتہ دیا اور وہ سو گیا۔ کچھ دن تک اسے بخار رہا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد بھائی اور بہن خالہ کے پاس دوبارہ واپس چلے گئے۔ اب ابو نے اس دن والی بات امی کو بتائی۔ میں ساتھ والے روم میں تھا اور مجھے آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ جس روم میں یہ بیٹھا کھیل رہا تھا، اس روم میں جنات کے بچے رہتے ہیں اور لائٹ آن ہونے کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہے تھے، اس لیے اس پر سایہ ہو گیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ آپ نے وقت ضائع کیے بغیر اسے میرے پاس لے آئے اور وہ اس پر پوری طرح سے حاوی نہ ہو پائے تھے، اس لیے ان کا توڑ آسانی سے ہو گیا۔ خیر اب وہ ٹھیک تھا۔ ابو نے امی سے کہا کہ چھوٹا بیٹا یعنی کہ میں، اس کا خیال کرو۔ یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ ڈر گیا۔ ابو نے امی سے کہا کہ اس روم کو بالکل بھی استعمال نہ کرو۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں پھر آپ کے گھر آؤں گا اور اگلا لائحہ عمل بتاؤں گا۔ خیر امی نے ایسا ہی کیا، اس روم کو خالی کر دیا، وہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ اب یہ تو بات یقینی تھی کہ ہم جنات کے ساتھ رہتے تھے۔ چھوٹی موٹی باتیں معمولی تھی، جیسے رات کو واش روم کی لائٹ خود ہی آن ہو جاتی اور خود سے ہی آف ہو جاتی، کبھی صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آتی۔ خیر اب سب نارمل چل رہا تھا۔ میں نے جب کبھی اپنے بھائی سے اس رات کے ہونے والے انسیڈنٹ کا پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے، تو وہ یہی کہتا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ گیم کھیلتے روم کی لائٹ آف ہو گئی تھی، میں اٹھا اور اگین لائٹ آن کر دی، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ پیر صاحب اور بھائی کی باتیں کافی ملتی جلتی تھیں۔ پیر صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس روم میں جنات کے بچے رہتے تھے۔ خیر اس کے بعد اب زندگی نارمل چل رہی ہے، کبھی کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہاں سے شفٹنگ کر لی تاکہ دوبارہ ایسا گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ نہ ہو۔